अस्सलामुअलैकुम सर। हाँ वालेकुम सलाम बेटा। तो हाँ everyone is added now, so let's wait a minute. We are going to start our pending lecture. We are discussing about which lecture we are discussing? सर फ्रेंच रेवोल्यूशन। हाँ, we are discussing about the French Revolution. फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने इससे पहले डिस्कस किया हुआ है, जिसके हमारे 2 लेक्चर्स जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं और जिसको हमने लगभग एंड पोर्शन तक कर लिया है। नाउ आज हम जो है उसको खत्म करने जा रहे हैं। एंड आज जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ वो मेन चीज़ ये है कि just you have to be silent up to the time, then when I will tell you to about the discussion, and you will do the discussion after that. Before that, I am just working on to complete and finish this chapter today. So हाँ, let me do one thing. पहले मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, एक सेकेंड। ओके चलिए, तो ये हमारा स्टार्ट हो गया। यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया था, थोड़ा सा कैन यू प्लीज फास्टली रिकैपिटुलेट? कुछ कुछ थोड़ा सा कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को याद हैं और आप उन चीजों को थोड़ा सा डिस्कस करोगे फास्टली। कहाँ तक हम पहुंचे थे, क्या क्या डिस्कस किया था? डू यू रिमेम्बर? यस सर। हाँ, क्या क्या चीज थी? थोड़ा सा सुंदूस, सुंदूस कैन यू प्लीज रिकैपिटुलेट द थिंग? ओके, एनीवन? मुस्कान? यस सर। हाँ, कैन यू प्लीज रिकैपिटुलेट द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, जो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था इससे पहले। कैन यू प्लीज रिकैपिटुलेट द ऑल द थिंग्स? हम लोग कर रहे थे एक्चुअली डिस्कस फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हमने डिस्कस किया था इससे पहले, जो लेसन था वो हमने स्टार्टिंग से डिस्कस किया था कि व्हेन द लुइस 16 हैज स्टार्टेड हिज रूल एज अ मोनार्की रूल इन फ्रांस and in the year of 1789, then after how he divided the population there in the 3 sectors, clergy, nobility, and the one is commons. And हमने फिर डिस्कस किया था अबाउट द डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन। वो इन ऑल द 3 स्टेट्स, जो तीनों स्टेट थे वहां पे, तीनों स्टेट्स में हमने डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन भी देखा था कि कितनी कितनी पॉपुलेशन हर एक स्टेट में थी। वी हैव डिस्कस्ड दैट आल्सो। एंड देन आफ्टर वी हैव डिस्कस्ड कि जो वहाँ पे नेशनल असेंबली कायम की गई थी, नेशनल असेंबली को हमने भी डिस्कस किया था। ठीक है, नेशनल असेंबली वहाँ स्टार्ट हुई थी। नाउ आज जो हमारा डिस्कशन है, ये जो लेसन है, ये जो मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, ये भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, कि डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। राइट्स ऑफ वुमेन को हमने डिस्कस किया था, इजंट इट जवेरिया? यस सर। हाँ, ये हमने डिस्कस किया हुआ था। नाउ टुडे द मेन slide that we are going to discuss is this: end of special privileges. End of special privileges का मतलब क्या होगा? What do you mean by privilege? Anyone? सर स्पेशल राइट्स। So the feudal system which was going on. Very good. The feudal system. Actually, it was something that was a special treatment. एक ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट जो कुछ ही लोगों को दिया जा रहा था वहां पे। ये वो लोग थे, हम कह सकते हैं ये एक ऑनर था, ये एक ऑनर था जो वहां पे दिया जाता था। किन लोगों को? क्लेरजी और नोबेलिटी को दिया जाता था। इनके हाथ में वहां पे लुइस 16 ने क्या दी थी? फ्रांस की जो डोर थी वो इनके हाथ में दी थी। एंड दे हैव द राइट, उनके पास राइट था कि जो कॉमन पीपल थे, जो वहां पे पीजेंट्स, मर्चेंट्स, लेबर्स एंड बेगर्स, जितने भी थे, जो वर्कर्स, बाकी जिनके पास अपनी जमीनें नहीं थी, लैंडलेस लेबर्स, उनसे टैक्सेस वसूल करे। तो ये एक स्पेशल प्रिविलेज था, ये एक स्पेशल ऑनर था। ये ऑनर किसको था वहां पे? क्लेरिजी एंड नोबिलिटी को। ठीक है, नाउ देखो, चर्च लैंड्स वर सीज्ड, डिवाइडेड एंड सोल्ड आउट
टू पीजेंट्स। ये हमने डिस्कस किया था, आई थिंक ये हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था एज आई रिमेम्बर, लेकिन कोई नहीं, इसको हम फिर से एक बार करते हैं। देखो जो चर्च लैंड थी, अब देखो अब जब वहां कन्वेंशन आया, तब जब नेशनल असेंबली ने वहां पे सारा कुछ अपने हाथ में ले लिया था, अब नेशनल असेंबली ने अपने तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन भी फ्रेम करना स्टार्ट किया था। आगे हम पढ़ेंगे इसमें कि उस कॉन्स्टिट्यूशन का नाम क्या था जो नेशनल असेंबली ने फ्रेम किया था ना। बिफोर दैट अब जो है नेशनल असेंबली ने जो वहां पे लैंड थी चर्चेस की, जितनी भी लैंड चर्चेस की थी वो सारी सीज कर दी और उसको डिवाइड कर दिया एंड सोल्ड आउट कर दिया टू द पीजेंट। जितने भी वहां कॉमन पीपल थे, पीजेंट्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, लेबर्स थे, उनको कहा कि देखो अगर आपको लैंड चाहिए तो आ जाओ। जो अभी तक लैंड क्लर्जी और नोबलिटी के हाथों में थी, मेनली क्लर्जी पीपल के हाथ में थी, क्योंकि ये लोग बिलोंग करते थे चर्चेस को, ये लोग बिलोंग करते थे चर्चेस को। तो इनके हाथ में इनके हाथ में जो सारी लैंड थी और इन्होंने जो इलीगल ऑक्यूपेशन की थी लैंड को, वो सारी और सारी लैंड जो इनसे सीज कर दी गई और उसको डिवाइड कर दिया गया, सोल्ड आउट कर दिया गया किनको, पीजेंट्स को, ताकि वो लोग भी क्या करें, जमीन ले और उसमें कमाई करे, खेती बाड़ी करे, उसमें उसमें प्रोडक्शन करे। देखो सिविल सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लेरिजी रिक्वायर्ड दैट चर्च ऑफिशियल्स बी इलेक्टेड बाय द पीपल। अब जो था, अब सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा था, क्योंकि अब जो लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इससे पहले क्या कॉन्स्टिट्यूशन था वहां, चर्च कॉन्स्टिट्यूशन, जो क्लेरिजी लोग चलाते थे वहां पे। अगर कोई मसला होता था, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होता था, कोई भी लड़ाई होती थी, अगर उसमें कोई कॉमन पीपल फंस गया, कोई पीजेंट फंस गया, तो उसके लिए सजा सुनाई जाती थी, उसके लिए एक सेपरेट कानून था। लेकिन अगर कोई क्लर्जी और नोबेलिटी के बीच में कोई प्रॉब्लम होता था, तो उनका जो फैसला सुनाया जाता था वो चर्चेज में सुनाया जाता था, एक सेपरेट स्पेशल ट्रीटमेंट से बोला जाता था उसको। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था। अब यही हुआ कि सिविल कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, वहां पे जब लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन बना, उन्होंने क्या कहा कि जो क्लर्जी रिक्वायर्ड दैट चर्च ऑफिशियल्स बी इलेक्टेड बाय द पीपल। अब जो है, अब क्लर्जी पीपल जो है इनको चर्चेस नहीं दिए जाएंगे, बल्कि अब जो चर्चेस हैं वो कॉमन पीपल यानी कि लोग खुद इलेक्ट करेंगे कौन कौन चर्चेस में रहेगा। इट्स नॉट ओनली द राइट ऑफ द क्लर्जी पीपल टू बी देयर, ये सिर्फ क्लर्जी पीपल का राइट नहीं है कि वो लोग सिर्फ चर्चेस में बैठेंगे। हाँ सुंदर, सर आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही? सर हो रही है। सर हो रही है। सर एक हो बार रही है? ऑफ सर डिक्लेरेशन वाला पेज दिख रहा है सर, नया पेज नहीं दिख रहा है, एंड ऑफ पिछले पेज वाला। ये वाला नहीं दिख रहा है? नो सर। नो सर। सर डिक्लेरेशन वाला ही दिख रहा है। एक सेकंड। ये दिख रहा है? यस सर। यस सर अब दिख रहा है। हाँ, अब सही से दिख रहा है सबको? नो सर। नो सर। नो सर नहीं दिख नो रहा। सर। व्हाट्स द No, sir. प्रॉब्लम? सर ब्लैक स्क्रीन आ रही है। चलिए फिर हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, इसी को यहीं से रखते हैं। फिर यहाँ से अच्छे से दिख रहा है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? नो सर। सर, चलिए नो सर। ठीक है, ओके यहीं से हम इसको स्टार्ट करते हैं, यहीं से हम देखते हैं इसको। सो चर्चेज में जो लैंड थी वो सीज कर दी गई और उसको जो डिवाइड कर दिया गया, सोल्ड आउट कर दिया गया टू द पीजेंट्स। जो वहां लोग थे, गरीब लोग थे, जो मजदूर लोग थे, जो फार्मर्स थे, उनको डिवाइड कर दिया गया और सोल्ड आउट कर दिया गया, बेचा गया, ताकि वो लोग भी जमीन पे कमाए, वो लोग खेती बाड़ी करें। उसके बाद जो है सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लेरिजी, जो सिविल कॉन्स्टिट्यूशन था ऑफ द क्लेरिजी रिक्वायर्ड दैट चर्च ऑफिशियल्स बी इलेक्टेड बाय द पीपल। अब जो है वहां पे इससे पहले जो था, क्लेरिजी वाज द ओनली ग्रुप जो चर्चेस को बिलोंग करता था, जो ये कहते थे कि चर्चेस की ड्यूटी सिर्फ हमारी है, क्योंकि वो रिलीजियस प्लेसेस है, हम लोग इलीट है, हमारी रेस्पेक्ट है, ऑनर है, तो इसलिए हम लोग चर्चेस को बिलोंग करेंगे। नाउ अब क्या था कि नहीं, चर्चेस को जो बिलोंग करेंगे वो लोग बस इलेक्ट करेंगे, वो लोग खुद से इलेक्ट करेंगे कौन लोग चर्चेस में बैठेंगे, विथ सैलरीज पेड बाय द गवर्नमेंट, और उनको गवर्नमेंट सैलरी देगी। 2/3 ऑफ द चर्च ऑफिशियल्स filled the country rather than were allegiance to this, यानी कि 2/3 हिस्सा जो है 2/3 ऑफ द चर्च ऑफिशियल जो होंगे वो कंट्री के होंगे, ना कि जो है वहां पे वो लोग होंगे जो जिस तरीके से वहां रखा जाता है उनको, जैसे
किसी इंसान को वहां रखा जाता है, मतलब एज ए फॉर ग्रांटेड किसी इंसान को रखा जाता है वहां पे, जो जो क्लैरिटी पीपल करते थे, जो क्लैरिटी पीपल करते थे। नाउ दिस हैज बीन एंडेड। उन्होंने कहा नहीं, अब इसमें क्या होगा, अपनी कंट्री के लोग होंगे और इसमें जो फैसले सुनाए जाएंगे वो भाई वो लोग सुनाएंगे जो इलेक्टेड बाय द पीपल होंगे, जो लोग इलेक्ट करेंगे पीपल्स को। उसके बाद ऑल फ्यूडल ड्यूज, फ्यूडल ड्यूज मतलब जो वो टैक्सेस लगाए जाते थे, ऑल फ्यूडल ड्यूज एंड टीथ वायर इरेडिकेटेड। सारे फ्यूडल ड्यूज और सारे टीथ यानी कि जितने भी टैक्सेस लगाए जाते थे वो सारे के सारे इरेडिकेट यानी कि खत्म कर दिए गए, अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद ऑल स्पेशल प्रिविलेजेस ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट वायर एबोलिशन। मेन पॉइंट यही है कि जितने भी सारे स्पेशल प्रिविलेजेस थे, जितने भी सारे स्पेशल ऑर्डर्स थे, पावर्स थे, राइट्स थे, वो पहले और सेकंड स्टेट यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के हाथों में थे, उनके पास थे, सब उनको छीन लिया गया, सब उनसे एबोलिश किया गया, खत्म किया गया। ठीक है, तो ये एक स्टेप टुवर्ड्स था। अब किसकी तरफ, जब लोगों को ये समझ में आया था कि नाउ द लुईस 16 रूल इज कमिंग टू बी एंड, अब वहां पे क्या था, नेशनल असेंबली का रूल कायम होने जा रहा था। सो अब जो हम दूसरा स्लाइड करेंगे, देखिए रिफॉर्म्स इन लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट वहां, जो लोकल गवर्नमेंट वहां बन रही थी उसमें रिफॉर्म्स कैसे आ गए, सोल्यूशंस कैसे आ गए, वहां चेंजेस कैसे आ गए वहां पे। देखिए द 30 प्रोविंसेस एंड देयर पिटी ट्राइनेंट्स इंटेंडेंट्स, ट्राइनेंट्स मतलब हो गए जो लोग वहां क्रूअल लीडर्स थे जो जुल्म करते थे लोगों पे, वायर रिप्लेस्ड, उनको रिप्लेस किया गया विथ न्यू 83 डिपार्टमेंट्स। ऑलरेडी जो 30 प्रोविंसेस थे उनमें, प्रोविंसेस मतलब होता है एरिया या स्टेट कह सकते हैं आप, ठीक है, एंड देयर पेटी टेरेंट्स यानी कि जो उन एरियाज को चलाने वाले थे, इन 30 प्रोविंसेस के जो लीडर्स थे। पेटी टेरेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लोग बहुत जुल्म करते थे वहां पे, दे वर द क्रूअल पीपल, ये क्रूअल पीपल थे। इनको रिप्लेस किया गया, इनको वहां से हटाया किया दिया गया और वहां पे क्या रखा गया, एस्टैब्लिश किए गए 30 प्रोविंसेस के बदले में 83 न्यू डिपार्टमेंट्स बनाए गए और न्यू लोग वहां पे ये अलॉटेड किए गए, इलेक्टेड किए गए, रूल्ड बाय द इलेक्टेड गवर्नर। यानी कि अब जो है, अब वहां इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई, अब लोगों ने अपने तरीके से वहां लीडर को चुना और वो लोग अब वहां पे रूल करने लगे थे। तो सब एक्सटर्न हम ये कह रहे थे, हम ये समझेंगे कि जो मोनार्की रूल है अब वो खत्म होने जा रहा था, अब मोनार्की का एंड आने वाला था। ये सिस्टम है एक्चुअली। न्यू कोर्ट्स with judges elected by the people were established. This is also the term important. अब जो है वहां पे फ्रांस में क्या हो रहा था, न्यू कोर्ट्स, नए कोर्ट बन रहे थे with judges elected by the people। वहां पे जो जज हो थे न्यू कोर्ट्स में, वो सारे के सारे लोग इलेक्ट कर रहे थे, they were elected by the people। ठीक है, सारे जितने भी कोर्ट्स में न्यू जजेस थे। इससे पहले अगर हम देखें, क्लर्जी और नोबेल्टी जो थे वो सारा का सारा खुद निजाम संभाल रहे थे। नोबेल्टी वाले जो थे वो जजेस, वो कोर्ट्स में बैठते थे, लॉयर्स वही होते थे, जजेस भी वही होते थे। नाउ इट हैज बीन, जो इसको एबोलिश करके अब एक न्यू सिस्टम कायम किया गया, जिसमें यह कहा गया कि जितने भी जजेस ऑफ कोर्ट्स में, जितने कोर्ट्स में वहां काम करेंगे, वो सारे के सारे लोग जो है इलेक्ट करके लाएंगे, ना कि कोई अपनी मर्जी से वहां पे आएगा, ना तो कोई क्लर्जी और ना नोबेल्टी आएगा वहां पे। देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। अब जो है वहां पे एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ फ्रांस में। इट इज एक्चुअली नाउ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, अब रेवोल्यूशन का एक नया एक नई सीढ़ी चल रही है। अब यहाँ पे एक ऐसा माहौल बन रहा है रेवोल्यूशन का, अब लोगों में एक पूरी की पूरी चेंज आ रही थी, जो रेवोल्यूशन सच में बोला जा रहा है। तो उसमें सबसे पहले क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 में इन्होंने क्या कहा, डेमोक्रेटिक फीचर्स। इस कॉन्स्टिट्यूशन के डेमोक्रेटिक फीचर्स क्या थे, सबसे पहले फ्रांस बिकेम ए लिमिटेड मोनार्की, यानी कि मोनार्की टू सम एक्सटेंट ऑफ खत्म हो रही थी। लुईस 16 का वो जो जालिमाना तरीका था, वो जो प्रियोरिटी रूल था, अब वो खत्म होने जा रहा था। अब जो था, अब मोनार्की कम हो रही थी, अब लोगों को कुछ राइट्स प्रिवेल किए जा रहे थे, अब लोगों को जस्टिस और इक्वलिटी का कंसेप्ट समझाया जा रहा था। अब लोग उस मोनार्की से खत्म होके अब लोग थोड़ी सी नॉर्मल सी लाइफ में आ रहे थे, अब डेमोक्रेसी की जिंदगी जी रहे थे, क्योंकि लोगों को इलेक्ट करने का हक मिला था। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। देन किंग बिकेम मियरली द हेड ऑफ द स्टेट। किंग जो होता था, बादशाह जो है, वो हार्डली एक हेड होता था स्टेट का, बस उसको रखा जा रहा था, उसको सिर्फ रखा जा रहा था, बाकी जो काम था वो लोग संभाल रहे थे।
वो लोग अपने तरीके से इलेक्ट करके अपने लीडर्स को चुन रहे थे, अपने जितने भी डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स थे उनको चुन रहे थे, कोर्ट में जितने भी वहां पे थे उनको चुन रहे थे। हाँ अरसलान। सर ये फ्रेंच है, सर वो बिकम मोनार्की, वो तो पहले से मोनार्की था सर, बाद में तो रिपब्लिक मोनार्की बना। हाँ फ्रेंच जो था वो ऑलरेडी, फ्रांस वाज ऑलरेडी स्टैटिक मोनार्की स्टेट था वो, बाद लेकिन में वो रिपब्लिक मोनार्की था, मतलब राजा का था लेकिन पब्लिक के द्वारा ये किया था। हाँ वो तो नहीं नहीं नहीं, वो जो लुइस 16 की अगर हम बात करेंगे तो उसमें ऑलरेडी वो एक मोनार्की रूलर तो बन के आया था, लेकिन जब नेशनल असेंबली कायम हुई थी तो नेशनल असेंबली के कायम होने के बाद लोगों में जो वो यूनिटी आ गई, उस यूनिटी की वजह से अब लोगों ने अपने सिस्टम वहां बनाना स्टार्ट कर दिए थे। लोग अब क्या थे, अब लोग जो है उसको, अब लोग जो है इसको खत्म करने जा रहे थे, मोनार्की को खत्म करने जा रहे थे। दिस वाज एक्चुअली द कॉन्सेप्ट कि अब लोग जो है इसको खत्म करके एक न्यू सिस्टम कायम करने जा रहे थे। ठीक है, तो ये चीज चली थी, ये चीज चली थी वहां पे कि अब लोगों को एक ऑर्डर मिला था, इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाने का एक ऑर्डर मिला था। दिस इज द कॉन्सेप्ट। इसलिए वहां पे जो है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि लिमिटेड मोनार्की हो गई थी वहां पे, बहुत ही लिमिटेड मोनार्की स्टार्ट हो रही एक्चुअली। द लाइट अभी चली गई है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, तो ठीक है मैं वीडियो ऑफ करके स्टार्ट करता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। हाँ एक्चुअली लाइट चली गई अभी एक्सीडेंटली, तो दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग ऑफ माय वीडियो नाउ, ऑडियो इज ऑन, सो आई एम एक्सप्लेनिंग द थिंग्स। ओके, सो इसके बाद क्या हुआ? हाँ अरसलान आपको समझ में आया? देखो जो मोनार्की थी वो, हाँ वो मोनार्की पहले से थी, लेकिन नेशनल असेंबली की वजह से अब जो मोनार्की है वो लिमिटेड हो रही थी, क्योंकि लुइस तो सर 16 इसको का, ये कहना सही रहेगा ना सर, रिपब्लिक मोनार्की। हाँ टू सम एक्सटेंट ये कह रहे हैं हम रिपब्लिक बना रहे हैं। अब लोगों को रूल मिल रहा था, अब लोगों को हक मिल रहा था, ये मसला है। अब किंग जो था, किंग देखिए यहाँ पे इस पॉइंट से आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा अगर आप इस पॉइंट को अच्छे से पढ़ोगे, ये वाला पॉइंट। किंग बिकेम मियरली द हेड ऑफ स्टेट। किंग जो है वो एक मियरली मतलब हार्डली, वो एक हार्डली स्टेट का हेड था, ये था। इससे पहले जो किंग था वो प्रॉपर हेड होता था, उसके हाथ में सारा का सारा निजाम होता था, वो जैसा चाहता वैसा हो पाता। लेकिन अब जो था, अब किंग था वो एक हार्डली हेड था, अब लोग उसको हेड नहीं मानते थे, अब सिर्फ वो किंग था, उसको अपनी गद्दी पे बैठना था, लेकिन निजाम जो था वो सारा का सारा लोग संभाल रहे थे। देन ऑल लॉज वर क्रिएटेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक और, जितने भी लॉज थे अब वो सारे के सारे लॉज कौन बना रहे थे? नेशनल असेंबली बना रही थी। अगर मैं यहाँ को एक क्रॉस क्वेश्चन करूं, यहाँ पे नेशनल असेंबली जो थी ये किस स्टेट की थी? सर थर्ड स्टेट। वेरी गुड, Third state. ये थर्ड स्टेट की थी, ये कॉमन पीपल्स की थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब जो वहां पे जितने भी वहां रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉज एंड ऑर्डर्स मेंटेन कर रहे थे वो सारा का सारा नेशनल असेंबली मेंटेन कर रही थी। इसके बाद जो फ्यूडलिज्म था, जो एक जालिमाना तरीका चल रहा था वहां पे, उसको खत्म कर दिया गया। इट वाज एबोलिशन, इसको खत्म कर दिया गया फ्यूडल सिस्टम को वहां पे। उसके बाद ये जो है ये सारे के सारे डेमोक्रेटिक फीचर्स हैं, ये सारे डेमोक्रेटिक फीचर्स हैं। नाउ अगर हम अनडेमोक्रेटिक की बात करेंगे, अनडेमोक्रेटिक क्या क्या चीजें थी वहां पे जो अभी भी वहां पे लिमिटेड थी, जो अभी भी वहां लोगों को नहीं मिल रही थी? वो क्या था? वोटिंग वाज लिमिटेड टू टैक्स पेयर्स। वोट वहां सिर्फ वो लोग कर सकते थे जो टैक्स पे कर रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत पूछा जाता है और क्वेश्चन में भी आता है ये चीज कि जो है वोटिंग जो वोट जो दे रहे थे वहां पे, आफ्टर द नेशनल असेंबली हैज डिक्लेयर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, जब 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया किसने? नेशनल असेंबली ने। तो ये बता दीजिए हु वर एलिजिबल फॉर वोटिंग, कौन थे जो वोटिंग के लिए एलिजिबल थे? इट वाज एक्चुअली द टैक्स पेयर्स। ये टैक्स पेयर्स थे, यानी कि वो लोग जो टैक्स पे कर रहे थे उनको हक था कि वो लोग वोट दे सकते थे और उनके थ्रू फिर गवर्नमेंट बनती थी। उसके बाद दूसरा जो था, ऑफिसेस वर रिजर्व्ड फॉर प्रॉपर्टी ओनर। ऑफिस सिर्फ वो संभाल सकते थे जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी होगी। जो अभी भी विदाउट प्रॉपर्टी थे, जिनके पास अपनी लैंड नहीं थी, अपना कुछ नहीं था, वो उनका कोई राइट नहीं था कि वो ऑफिस संभाल सके, ऑफिस में बेस्ट रखे। उसके बाद जो है लास्ट पॉइंट, दिस न्यू गवर्नमेंट बिकम नोन एज द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये जो नई गवर्नमेंट थी, अब ये जो लुइस 16 के अलावा, उसके रूल के अलावा अब जो ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशन 1791 बना, इसने जो सारे डेमोक्रेटिक फीचर्स अनडेमोक्रेटिक फीचर्स जो दिए, इस गवर्नमेंट को वहां पे नाम दिया गया लेजिस्लेटिव असेंबली।
ये लेजिस्लेटिव असेंबली का नाम पड़ा इसका। नाउ अब जो है, अब हमारा जो दूसरा स्लाइड है वो मैं शेयर कर रहा हूं अभी। देखिए, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है 1791 1792, रॉयल फैमिली, देखो वहां पे अब जो था, अब एक ऐसा टाइम चला था वहां पे फ्रांस में, अब एक ऐसा टाइम चला था कि अब जो है कॉमन पीपल की गवर्नमेंट एकदम से आने लगी थी। अब वहां जो लोग थे वो हर एक तरीके से जो जुड़ रहे थे, किसके साथ जुड़ रहे थे? इट वाज एक्चुअली द नेशनल असेंबली के साथ लोग जुड़ रहे थे, एक एक करके सब लोग नेशनल असेंबली को वहां सपोर्ट कर रहे थे। एक्चुअली इट वाज द सपोर्ट ऑफ द नेशनल असेंबली, जो लोग वहां पे हर एक तरीके से मान रहे थे कि नेशनल असेंबली विल बी द नेक्स्ट रूलिंग गवर्नमेंट, जो रूलिंग गवर्नमेंट होगी फ्रांस में वो नेशनल असेंबली होगी। तो इसी वजह से ये हुआ कि जो वहां पे रॉयल फैमिलीज थी, यानी कि रॉयल फैमिलीज कौन सी फैमिलीज थी? जो क्लेरिजी एंड नोबिलिटी की फैमिलीज थी, वही रॉयल फैमिलीज थी। कॉमन पीपल की फैमिलीज थोड़ी रॉयल थी। ये सारी की सारी फैमिलीज जो क्लेरिजी एंड नोबिलिटी थी वो सारे रॉयल फैमिलीज थी। और रॉयल फैमिलीज जो बिलोंग करते थे पैलेस ऑफ वर्सलीज को। पैलेस ऑफ वर्सलीज मतलब जहां पे लुईस 16 बैठता था। तो रॉयल फैमिली जो थी उन्होंने ऑस्ट्रिया का हेल्प लिया। उनका ये मकसद था कि हम लोग ऑस्ट्रिया से हेल्प लेंगे और जो हमारे साथ यहाँ पे ये भेदभाव हुआ है, जो हमारे साथ ये जो रेवोल्यूशन चला है, इसको शायद फिर से वापस लाएंगे। इन जून 1791 दे वर कॉट ट्राइंग टू एस्केप ऑस्ट्रिया। ये देखा गया कि जून 1791 में फ्रांस से जितनी भी रॉयल फैमिलीज थी वो जा रही थी, वो फ्रांस छोड़ के जा रही थी। यानी कि क्लेरिजी और नोबिलिटी पीपल जो थे वो फ्रांस छोड़ के जा रहे थे। कहां जा रहे थे? ऑस्ट्रिया की तरफ। लेकिन जब उनको देखा गया कि ये लोग भाग रहे हैं तो इट वाज द टाइम कि उनको स्टॉप कर दिया गया, इनको रोका गया। नोबल्स हु फील्ड द रेवोल्यूशन लिव्ड अब्रॉड एज इमिग्रीज। नोबल्स जो इससे पहले ही वहां से चले गए थे बहुत सारे, उन्होंने क्या किया? फील्ड द रेवोल्यूशन लिव्ड अब्रॉड एज इमिग्रीज। वो वहां पे इमिग्रीज का मतलब होता है इमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट्स होता है जो अपना देश छोड़ के किसी दूसरे देश में चले जाते हैं। एक इंसान को, अगर एक इंसान चला जाएगा उसको कहेंगे इमिग्रेंट, और बहुत सारे इंसान मिलके चले जाएंगे उनको कहेंगे इमिग्रीज, यानी कि प्लूरल। तो इनका अब एक सोच था, नोबल्स ये सोच रहे थे शायद, दे होप दैट विथ फॉरेन हेल्प द ओल्ड रिजीम कुड बी रेस्टोर्ड इन फ्रांस। इनका ये सोच था कि शायद हम दूसरे मुल्कों की मदद लेकर एक बार फिर से फ्रांस में वही ओल्ड रिजीम फिर से कायम करेंगे, वही फिर से वो लुईस 16 का निजाम, वही फिर से वो जो वहां पे मोनार्की चल रहा था वही सब स्टार्ट करेंगे फिर से। लेकिन ये इनका सिर्फ एक ख्याल था, ये होना नहीं था वहां पे। एक्चुअली क्या हुआ? चर्च ऑफिशियल्स वांटेड चर्च लैंड्स राइट्स एंड प्रिविलेजेस रेस्टोर्ड। जो चर्च ऑफिशियल्स थे, चर्च ऑफिशियल्स मतलब क्लेरिजी लोग चाह रहे थे कि जो हमसे राइट छीने गए, जो हमसे जमीनें ली गई, जो हमसे ऑर्डर छीने गए, वो सब के सब राइट्स हमें वापस देंगे। ठीक है, लेकिन ये भी एक ख्वाब ही था, ये भी नहीं हुआ। एक्चुअली क्या, सम डिवोट कैथोलिक पीजेंट्स आल्सो सपोर्टेड द चर्च। यानी कि कुछ ऐसे पीजेंट थे जो, देखो वो एक पूरा फ्रांस जो था वहां पे एक जो मेजर रिलीजन था वो क्रिश्चियनिटी था। तो कॉमन पीपल्स में भी कुछ ऐसे लोग थे जो थोड़ा सा अच्छा क्लास था, जिनके पास अच्छे खासे पैसे होते थे, जो एक मिडिल क्लास कहलाया जाता था। ठीक है, उस मिडिल क्लास का ये काम था कि वो लोग ये जो कैथोलिक चर्चेस थे, ये जो चर्चेस थे, चर्चेस में रहने वाले लोग यानी कि क्लेरिजी पीपल, ये लोग क्लेरिजी पीपल को सपोर्ट कर रहे थे। ये पीजेंट्स थे एक्चुअली, ये कॉमन्स में ही थे, लेकिन इनको पता था कि हम भी क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करते हैं, हमारा जो रिलीजियस रिचुअल है वो चर्चेस को मानना है, तो दे हैव सपोर्टेड, ये लोग सपोर्ट करते थे इनको कहते थे कैथोलिक पीजेंट्स। कैथोलिक पीजेंट्स मतलब चर्चेस को मानने वाले जो लोग होते हैं उनको कैथोलिक पीजेंट्स कहा जाते थे। ठीक है, तो ये लोग सपोर्ट करते थे चर्चेस को बिलोंग करने, यानी कि क्लेरिजी पीपल को ये लोग सपोर्ट करते थे, कहते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे राइट्स प्रोवेल करने में, तुम्हारे राइट्स जो रेस्टोर करने में हम लोग मदद करेंगे। देन पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट इंटरेस्ट। अब वहां पे कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इमर्ज हो गई फ्रांस में। एक पार्टी का नाम रखा जो ग्रोंडिस्टिस एंड दूसरे का नाम रखा जैकोबियंस। ग्रोंडिस्टिस जो थी वो एक पार्टी बन गई वहां पे, इसने भी अपना रूल सेटअप कर दिया, और जैकोबियंस जो दूसरी पार्टी थी इसने भी रूल सेटअप कर दिया। ठीक है, एक्चुअली ये जो दो पार्टीज थी, अब ये लोग जो है
लोगों के थ्रू ये पार्टीज बन रही थी। अब लोग इन पार्टीज को इलेक्ट कर रहे थे और रूल स्टार्ट करने के लिए इन पार्टीज को ऑर्डर दे रहे थे कि टू स्टार्ट द रूल इन द फ्रांस। देन आफ्टर दिस वाज एक्चुअली द हाल्ट, जब रॉयल फैमिलीज जो भाग रही थी। एक इमेज है थोड़ी सी, आप इसको देख लीजिए कि ये वो जगह थी, ये वो रास्ता था जहां से रॉयल फैमिलीज, ये जो देखिए ये गाड़ियां देकर जो हॉर्स का जो बुल कार्ट्स वगैरह जो बने हुए हैं, इस तरीके से लोग इनमें जा रहे थे। और रॉयल फैमिलीज, स्क्रीन चेंज नहीं हो रहा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, इमेज है नहीं आ सर। इमेज आ रही है सबको वो- सामने? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. तो ये वो इमेज है, ये एक्चुअली वो इमेज है जब रॉयल फैमिलीज हाल्टिंग द रॉयल फैमिलीज एट वेरनेजिस। तो ये वो जगह है जहां पे रॉयल फैमिलीज जा रही थे फ्रांस को छोड़ के, लेकिन इनको रोका गया, इनको इसी जगह पे रोका गया और इनको फिर बंद कर दिया गया, इनको प्रिजन कर दिया गया था। देन कन्वेंशन, अब जो बना वहां पे एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना, इस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का नाम पड़ा कन्वेंशन। जो नेशनल असेंबली इससे पहले स्टार्ट कर रही थी, अब नेशनल असेंबली के साथ साथ एक और अपडेट आ गया, वो अपडेट था अब कन्वेंशन का। इट वाज द टाइम व्हेन द फ्रांस हैज स्टार्टेड इट्स ओन प्लेटफॉर्म दैट्स कॉल्ड द कन्वेंशन। कन्वेंशन फ्रॉम द टाइम ऑफ 1792 to the 1795 on the September of 1792 convention met for first time in France। कन्वेंशन पहली बार फ्रांस में स्टार्ट हुआ। और कन्वेंशन का मतलब ये था, कन्वेंशन इज एक्चुअली क्या होता है, जब लोग साथ में मिलकर कोई प्लानिंग करे, जब लोग साथ में मिलकर कोई पॉलिसी फ्रेम करे। अब ये पहली बार हुआ, अब ये पहली बार हुआ कि फ्रांस में पहला कन्वेंशन स्टार्ट हुआ। और याद रखना डीपीटी में हो सकता है क्वेश्चन भी आ जाए और मे बी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑन सितंबर 22 1792 कन्वेंशन जो है फ्रांस में पहली बार स्टार्ट हुआ, पहली बार मेट हुआ। उसके बाद एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट फ्रेंच रिपब्लिक। इस कन्वेंशन ने पहली बार पहला फ्रेंच रिपब्लिक स्टार्ट किया। देन फेस्ड डोमेस्टिक अपोजिशन एंड स्ट्राइक। डोमेस्टिक अपोजिशन का मतलब क्या हो गया, देखिए जाहिर सी बात होती है, हु इज मेकिंग द नॉइज। तो बेटा माइक ऑफ कर लो प्लीज, माइक ऑफ कर लो। चलिए मेरी आवाज आ रही है? मुझे यहाँ पे अपना हाथ खड़ा करके मुझे बता दो बेटा। सुंदूस, ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, हाँ ओके ओके। तो नाउ अब जो था कन्वेंशन का बनना, मतलब कन्वेंशन जो था ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो फ्रांस ने स्टार्ट कर दिया था। और ये कन्वेंशन पहली बार फ्रांस में फर्स्ट टाइम मेट हुआ 22 ऑफ सितंबर 1792। कन्वेंशन का मतलब हो गया जहां पे लोग एक साथ मिलके कोई पॉलिसी या किसी मुल्क के बारे में कोई भी ऐसा प्रोसीजर फ्रेमवर्क जो कायम करे। ठीक है, अब ये कन्वेंशन आगे करने वाला काम था। ठीक है, ये कन्वेंशन आगे चलने वाला था कंटिन्यूअसली। तो पहली बार जो है फ्रांस जो है एक फ्रेंच रिपब्लिक बन गया। एंड उसके बाद जो है जाहिर सी बात है, जब भी कोई पार्टी बनती है तो अपोजिशन तो होती ही रहती है, अपोजिशन का काम होता ही है, जाहिर सी बात है। जहां जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे यहाँ बीजेपी है, तो बीजेपी के साथ खड़े होकर अपोजिशन के बहुत सारी पार्टीज हैं। इसी तरीके से अब जब वहां कन्वेंशन स्टार्ट हुआ तो इसको अपोज करने वाली भी बहुत सारी पार्टीज थी। तो वही जो ये ग्रोंडेस्टिस थे और जैकोबियंस थे, ठीक है, ये दोनों वो लोग थे जो अपोज कर रहे थे अब कन्वेंशन को, जो ये कह रहे थे कि कन्वेंशन का जो रूल है वो हमें पसंद नहीं है। देयर वर सम कॉन्फ्लिक्ट्स, अभी भी अब लोगों में कॉन्फ्लिक्ट से बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट था। अब वो कॉन्फ्लिक्ट दूर करने के लिए इन्होंने क्या कहा, ठीक है, पहले तो हम देखते हैं कि ग्रोंडेस्टिस कौन थे। ये दे वर द मॉडरेट्स हु रिप्रेजेंटेड द रिच मिडिल क्लास ऑफ द प्रोविंसेस। रिच मिडिल क्लास यानी कि अमीर मिडिल क्लास जो था, मिडिल क्लास के भी हिस्से होते हैं, एक तो हो गया लोअर मिडिल क्लास, एक हो गया अपर मिडिल क्लास। तो ये वो लोग थे, ग्रोंडेस्टिस वो लोग थे जो अपर मिडिल क्लास को, यानी कि रिच अपर मिडिल क्लास हो गया रिच मिडिल क्लास, उसको रिप्रेजेंट करते थे। और जैकोबियन लेड बाय द, इसके जो लोग थे जैकोबियन पार्टी के, इसमें जो मेन, ये नाम याद रखना आप, रॉबिस्प्रे। दिस इज द मैन
हु इज गोइंग टू स्टार्ट द रूल फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, 1 साल के लिए फिर आगे यही रूल करता है। और 2 लीडर थे इसमें, जैसे मार्ट एंड डेंटॉन। मार्ट एंड डेंटॉन जो थे, ये 2 लीडर्स और थे जो रिप्रेजेंट करते थे एक्चुअली वर्कर्स को। वर्कर्स मतलब मजदूर, ये लोग मजदूर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये लोग रिच मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये लोग मजदूर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन विल बी लाइक दिस, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, आपको मैं पहले अनम्यूट करता हूं यहां से क्योंकि मुझे आपका आंसर सुनना है। हाँ, आप लोग अनम्यूट कर सकते हो ना खुद को? यस सर। ठीक है, अब मुझे बता दीजिए क्वेश्चन का जवाब दीजिए आंसर का। क्वेश्चन विल बी लाइक दिस, क्वेश्चन विल बी लाइक दिस कि द वर्कर कम्युनिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग लीडर्स। पहला होगा उस पे ग्रांडिस्टिस, नहीं, बाय द फॉलोइंग कम्युनिटी, ग्रांडिस्टिस, कन्वेंशन, जैकोबियन एटसेट्रा, नन ऑफ द अबव। वेरी गुड, इस तरीके से। या दूसरा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, मार्क डेंटॉन बिलोंग्स टू विच पार्टी ऑफ फ्रांस, विच पार्टी ऑफ फ्रांस? तो आंसर होगा ग्रांडिस्टिस, कन्वेंशन, नेशनल असेंबली एंड जैकोबियन। वेरी गुड, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दिस विल बी द आंसर जो आपने दिया। देन आफ्टर, अब जो ये अपोजिशन बन गया था, फेस अपोजिशन फ्रॉम अब्रॉड, इसके साथ साथ जो है फ्रांस में सिर्फ अपने मुल्क में ही अपोजिशन नहीं हो रहा था। फ्रांस में सिर्फ ये 2 पार्टीज नहीं बनी थी जो अपोजिशन कर रहे थे कन्वेंशन का। एक्चुअली ये लोग जो है बाहर से भी इनका अपोजिशन हो रहा था, दूसरे मुल्कों से भी। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, हॉलैंड, प्रोशिया, सर्दानिया, स्पेन, ठीक है, ये सारे के सारे जो कंट्रीज हैं, ये लोग भी क्या कर रहे थे, अब फ्रांस को अपोज कर रहे थे, यानी कि कन्वेंशन को अपोज कर रहे थे। और बहुत सारे जो है इनको हम कह सकते हैं साजिशें बना रहे थे फ्रांस के इस कन्वेंशन के खिलाफ, किस तरीके से इसको तोड़ा जाए। ठीक है, तो ये यहां तक मेन पॉइंट था जो कन्वेंशन था 1792 एंड 1795 तक कन्वेंशन का एक रूल चला, वहां पे इन्होंने स्टार्ट किया था वहां पे रूल। नाउ टुवर्ड्स द एबोलिशमेंट ऑफ द मोनार्की, अब हम बात करेंगे किसकी, मोनार्की कैसे खत्म हो गई वहां पे। हाउ द मोनार्की हैज एंडेड इन द फ्रांस। द कन्वेंशन abolished the monarchy, as long as the royal family lived the monarchy could be restored। इन्होंने ये कहा कन्वेंशन ने कि कन्वेंशन की वजह से मोनार्की पूरी की पूरी खत्म हो गई, अब वहां मोनार्की बिल्कुल भी नहीं रही, अब वहां राइट्स प्रिवेल हो गए, अब वहां राइट्स प्रिवेल हो गए। स्क्रीन आ रही है? यस सर, अब आ रही है। हाँ, एक्चुअली ये हो गया ना लाइट की वजह से, अब ये हो गया थोड़ा सा लेट हो रहा है बस, और कुछ नहीं। तो द थिंग इज कि अब जो है कन्वेंशन ने क्या किया, कन्वेंशन हैज जस्ट स्टार्टेड, उन्होंने अब स्टार्ट किया वहां पे कि अब मोनार्की को खत्म किया। मोनार्की रूल को खत्म करने के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जब तक यहाँ रॉयल फैमिलीज रहेंगी, जो रॉयल फैमिलीज ऑस्ट्रिया भाग रही थी जिन्होंने इनको रोका, इन्होंने ये कहा कन्वेंशन ने कि जब तक यहाँ रॉयल फैमिलीज रहेंगी तब तक हमें खौफ है कि मोनार्की कहीं ना कहीं फिर से रेस्टोर हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि हमें ये लगता है ना कि जब तक हमारा दुश्मन आसपास है तब तक हमें खतरा है, इस तरीके का कॉन्सेप्ट यह था। तो कन्वेंशन ने यह कहा कि जब तक रॉयल फैमिलीज यहाँ पे है, जब तक ये क्लर्जी और नोबिलिटी की फैमिलीज यहाँ पे अभी भी मौजूद हैं, तो तब तक खतरा है कि कहीं ना कहीं मोनार्की फिर से रिप्लेस हो जाएगी, कहीं ना कहीं ये जो मोनार्की है फिर से रेस्टोर ना हो जाए। तो इन्होंने क्या कहा, पुट द रॉयल कपल ऑन द ट्रायल फॉर ट्रेजन। तो इन्होंने क्या कहा कि जितने भी रॉयल फैमिलीज हैं उनको उठा के क्या करो, उनको ट्रेजन यानी कि उनको बंद कर दो, उनको वहां रखो, जेल में रखो, उनको बांध के रखो, इनको बंद करो, लेकिन इनको यहां से जाने मत दो, और इनको खुला भी मत रखो, इनको अपनी फैमिलीज में भी मत रखो। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अगर ये इनको बंद नहीं करेंगे, इनको अपनी फैमिली में फ्रांस में भी खुला रखेंगे, तो कहीं कहीं ना हमें यह डर भी होगा कि आगे जाकर फिर से मोनार्की स्टार्ट ना हो जाए। तो इस वजह से कन्वेंशन ने क्या कहा, कन्वेंशन ने कहा कि जितनी भी रॉयल फैमिलीज हैं उनको बंद कर दो, जेल में बंद कर दो, कैद खानों में बंद कर दो, लेकिन इनको बाहर मत आने दो। कन्वेंशन वायर ए फॉरगॉन कंक्लूजन। तो ये इनका एक फाइनल कंक्लूजन था टुवर्ड्स द रॉयल फैमिलीज। ठीक है, उसके बाद अब मेन पॉइंट आता है, इसके बाद अब जो है लुईस 16 का टाइम खत्म होने जा रहा है। लुईस 16 वाज गिलिट्यून्ड। कैन एनीवन टेल मी अबाउट व्हाट इज दिस गिलिट्यून? So device which Or was device with 2 bullets.
मतलब हिंदी भाषा में समझा दो मुझे। ब्लेड इससे पहले सर काटा जाता था। वेरी गुड मुनाफ, मुनाफ कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल ऑफ दिस गिलोटून? यस सर। कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल ऑफ दिस गिलोटून? कोई एग्जांपल के हैं आपके जहन में कुछ ऐसे आपके वहां पे कोई ऐसी होगी कोई एग्जांपल? ये एक ब्लेड इसका, ये एक ब्लेड इसका होता है जिसमें कुछ जो काटा जाता है। आपको कोई एग्जांपल है जहन में आ रही है? सर 2 फोल्ड होते हैं और उसके बीच में ब्लेड होता है। वेरी गुड। देखिए एक्चुअली जब हम लकड़ी जो होते हैं ना, लकड़ी को जब हम चीरते हैं ना, बीच में से उसके 2 पीसेस करते हैं, तो दिस इज एक्चुअली द ग्लूटून। जब जब ये एक ऐसा सिस्टम, अभी मैं दिखा दूंगा आगे, ग्लूटून का मेरे पास एक पिक्चर भी है, वो आपको अभी दिखा दूंगा। इससे क्या होता है, इंसान को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, 2 हिस्से कर दिए जाते हैं। तो लुईस 16 की सजा यही दी गई। ऑन द जनवरी 21, 1793 लुईस 16 को ग्लूटून किया गया, यानी कि लुईस 16 को मार दिया जाता है। उसके बाद इसकी जो बीवी है मैरी एंटोनिटी, शी वाज आल्सो गिलोटून्ड, उसको भी गिलोटून किया गया। कब? अक्टूबर 16, 1793, यानी कि इसको जनवरी में किया गया। उसके कुछ 7-8 महीने के बाद मैरी एंटोनिटी, इसकी वाइफ को भी गिलोटून किया जाता है। देन इसकी जो डॉटर होती है मैरी थेरेस, शी वाज अलाउड टू गो टू द वियना। उसको ये इजाजत दी गई कि तुम जा सकती हो वियना। वियना एक्चुअली क्या था? टाइम किया गया है सर, मैरी को क्यों गिलोटून। हाँ, उसको क्यों नहीं मारा गया? देखो एक्चुअली ये है ना कि वो एक बच्ची थी, वो ज्यादा बड़ी नहीं थी, उसकी एज बहुत कम थी। हैं? लुईस 16 की वाइफ। नहीं नहीं नहीं, मैरी एंटोनिटी को, हाँ मैरी एंटोनिटी जो थी उसको भी मारा गया। क्यों बिकॉज मारा? हाँ, इसका रीजन ये था ना, देयर वाज अ बिग रीजन। मैरी एंटोनिटी जो थी ये एक बहुत खर्चा करने वाली औरत थी। जब हमने स्टार्ट किया था ना पहले लेसन, तब आपको याद हो मैंने कहा था कि जितना भी पैसा Yes, था sir. ट्रेजरी में, सारा का सारा इस बंदी ने खर्चा करवाया लुईस 16 से। कॉमन पीपल से जो टैक्स लिया जाता था टीट के नाम से, और वो चर्चेस को बिलोंग किया जाता था, वहां से जितना ट्रेजरी में पैसा था ये खाई जाती थी। इसको नए नए ड्रेसेस चाहिए थे, इसको नई नई ज्वेलरी चाहिए थी, इसको नए नए बहुत सारी चीजें चाह रही थी। तो जिसकी वजह से लोग इसको पहचान रहे थे, लोगों को पता चला था व्हाट काइंड ऑफ वुमन शी इज। और उसने भी बहुत ज्यादा उसने भी बहुत ज्यादा जुल्म किया था लोगों के साथ। दैट्स व्हाई शी हैज आल्सो बीन गिलोटिन, उसको भी गिलोटिन किया गया। देन इनकी जो बेटी थी मैरी थेरेस, मैरी थेरेस को इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया कि यू आर अलाउड टू गो टू द वियना। वियना में एक्चुअली इसके जो रिश्तेदार थे, यानी कि इनके रिलेटिव थे वहां पे, तो वहां पे भेजने के लिए इसको कहा गया कि तुम वहां जा सकते हो, तुम्हें कोई नहीं मारेगा। लेकिन देखो, शी कुड नॉट बिकम क्वीन बिकॉज ऑफ सेल्फ लॉ विच डिड नॉट अलाउड फीमेल्स टू सक्सीड टू द थ्रोन। इससे पहले हाँ देखो, मोनार्की का ये मकसद था ना पहले कि जब अगर बाप मरेगा तो बेटा बनेगा, बेटा मरेगा तो उसका बेटा, अगर बेटा नहीं तो बेटी। लेकिन वहां एक लॉ था, एक सैलिक लॉ था फ्रांस में। उसका मतलब ये था कि अगर एक बाप मर जाएगा, उसका अगर बेटा नहीं है बेटी है, तो बेटी को वो गद्दी, वो थ्रोन वो नहीं मिलेगी। ये वहां पे एक लॉ था, याद रखना, इस सैलिक लॉ को दिमाग में रखो। इट्स एक्चुअली ए लॉ विच वाज रेस्ट्रिक्टेड द फीमेल्स टू बिकम द क्वीन ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट। उस स्टेट का क्वीन बनना, उस स्टेट की क्वीन बनना इस सैलिक लॉ की वजह से जो है उसको रोक दिया जाता था। बल्कि अगर मेल होगा, अगर बेटा होता तो उसको बना दिया जाता था। सो इस वजह से इसको ये कहा गया था कि तुम जा सकती हो वियना, तुम वहां अपने रिश्तेदारों के पास बैठ सकती हो, तुम्हें कोई नहीं मारेगा। लेकिन इसका जो बेटा था लुईस चार्ल्स, ठीक है, इसको लुईस 17 कहा जाता था। क्यों? लुईस 16 इसका बाप था, अब इसको लुईस 17 कहा जाता था। लिव्ड 1785 से लेकर 1795 तक, 1795 तक ये जिंदा रहा, लेकिन वाज बीटन एंड मिसट्रीटेड अंटिल ही डाइड इन प्रिजन। इसको बंद कर दिया गया, इसको बहुत मारा गया, और जब तक कि ये मर न गया तब तक ये इसको बहुत बीटन मैंने कि मारा गया, और साथ साथ इसको बहुत मिसट्रीटेड, बहुत बुरे तरीके से इसके साथ पेश आए ये लोग। ठीक है, तो इसको तब तक ये इसके साथ ये जो मिसट्रीटमेंट, मिसबिहेवियर किया गया जब तक इसकी जान न चली गई। ठीक है, तो दिस वाज कॉन्सेप्ट अबाउट द एबोलिशमेंट ऑफ द मोनार्की, और जो मोनार्की फाइनली अब खत्म हो चुकी थी। नाउ दिस वाज एक्चुअली द इमेज। देखिए ये है वो गिलोटिन वाली इमेज।
ये वो गिलोटिन वाली इमेज है जहां पे लुई 16 को खत्म कर दिया था। ये यहाँ पे बिठाया जाता था, इस पे 2 हिस्से कर दिए जाते थे, यहाँ सर नीचे जाता था और यहाँ बॉडी नीचे जाती थी, इस तरीके से। दिस वाज एक्चुअली a rear image, guillotine in the square before the होटल डी वेला, इलस्ट्रेशन फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी न्यूज़पेपर। ये उस वक्त का न्यूज़पेपर था, उस पे एक ये इमेज थी, तो मैंने सोचा कि आपको दिखा दूंगी। ये होता था गिलोटिन का सिस्टम, इस तरीके से मारा जाता था वहां। और लुई 16 और उसकी जो बीवी थी मैरी एंटोनिटी, उसको इसी तरीके से खत्म कर दिया गया था वहां पे। नाउ रीन ऑफ टेरर, अब जो आ रहा है वो रीन ऑफ टेरर। ये जो इमेज है ये सब लोगों ने देखी इमेज? यस सर। हाँ, Yes, sir. अब जो है रीन ऑफ टेरर स्टार्ट हो गया। सो सितंबर 15 1793 से लेकर जुलाई 27 1794, ये एक साल पूरा चला। इसका नाम रखा गया रीन ऑफ टेरर, या आप इसको कह सकते हैं ईयर ऑफ टेरर या सेशन ऑफ टेरर। डिस्पाइट मिलिट्री सक्सेशन द कन्वेंशन कंटिन्यू टू फेस प्रॉब्लम। इसके बावजूद कि कन्वेंशन के पास जो कन्वेंशन अब जारी हुआ था, जो कन्वेंशन अपना रूल चला रही थी फ्रांस में, इसके बावजूद कि उनके पास बहुत सारी आर्मी थी, लेकिन तब भी ये लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे डोमेस्टिकली। डोमेस्टिक मतलब हो गया कि अपने ही लोगों की प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे थे, अपने ही लोग इनको बहुत सारा जो है चैलेंजेस प्रमोट कर रहे थे। डांटन एंड जैकोबियन, यानी कि डांटन एंड जैकोबियन दोनों जो थे, ये पॉलिटिकल पार्टी बिकेम डोमिनेंट फ्रेंच पॉलिटिक्स। ये दो ऐसी पार्टीज बन गई थी जो कि एक डोमिनेंट, यानी कि ये अब रूल किसी तरीके से हासिल करना चाह रहे थे। नाउ दे वर एबल टू गेन द रूल इन द फ्रांस। अब इनको किसी तरीके से कन्वेंशन को खत्म करना था और अपना रूल लाना था। तो दैट्स व्हाई कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी, अब क्या हुआ, हेडेड बाय द डेंटन एंड लेटर रॉबिस्प्रे, इन्होंने एक कमिटी बनाई जिसका नाम रखा इन्होंने कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी, जिसको हेड कर रहा था डेंटन, लेकिन लेटर ऑन उसको रॉबिस्प्रे जो है हेड बना इस कमिटी का। Those accused of treason were tried by the committee's revolutionary tribunal. Those, वो लोग जो अक्यूज कर रहे थे ट्रेजन को, यानी कि जो ये कह रहे थे कि ये जो सजा देना ये गुनाह है, ये सजा देना जो है ये गलत है, या ये कह रहे थे कि सजा क्यों दिया जा रहा है, ठीक है, तो एक्चुअली वो ट्रेजन वर ट्राइड बाय द कमिटीज ऑफ रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। ये एक रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था जो इन्होंने स्टार्ट किया था। इनके दिमाग से ये कॉन्सेप्ट था कि हम जो ये ट्रेजन, यानी कि हम जो ये रॉयल फैमिलीज को बंद कर रहे हैं या किसी भी इंसान को कैद खाने में डाल रहे हैं, इट इज एक्चुअली ए पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन। ये एक रेवोल्यूशन का पार्ट है, हमारी चेंज का पार्ट है। हमसे जो जातियां की गई है, हमें जो लुई 16 के टाइम पे रूल जो फॉलो कर रहे थे, जिस रूल में हमें टैक्सेस पे हो रहे थे और जिसमें हमें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, इनइक्वालिटी और इनजस्टिस किया जा रहा था, नाउ अब उसी का बदला जो हम ले रहे हैं, ये हमारी रेवोल्यूशन का एक पार्ट है। अप्रोक्सीमेटली 15,000 पीपल डाइड ऑन गिलोटिन, जिसकी वजह से अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कहा ना कि सजा देना, मारना ये एक रेवोल्यूशन का पार्ट है, तो इसकी वजह से कम से कम 15,000 लोग जो है वो गिलोटिन यानी कि काट दिए गए, मार दिए गए। गिलोटिन बिकेम नोन एज द नेशनल रेजर, यानी कि गिलोटिन को अब इन्होंने ये नाम दिया था, एक नेशनल रेजर हो गया था। जिस तरीके से कोई नेशनल चीज होती है ना, नेशनल सॉन्ग, नेशनल फ्लावर, नेशनल इंस्ट्रूमेंट, एनीथिंग, तो इसी तरीके से अब जो वहां पे एक गिलोटिन था, ये एक नेशनल रेजर बन गया था, वो रेजर जिसपे लोगों को मारा जाता था, ठीक है, इंक्लूडिंग इनोवेटिव थिंकर्स लाइक ओलम्पी डी गोज एंड मैडम जेनी। ये सारे लोग थे जो उस वक्त एक पार्ट ले रहे थे, यानी कि इनको भी आगे जाकर इनको गिलोटिन किया गया था। अगर आपको याद हो, ओलम्पी डी गोज एंड मैडम जेनी रोनाल्ड, ये कौन थी? इससे पहले हमने पढ़ा था एक स्लाइड में। डिक्लेरेशन ऑफ वुमेन एंड राइट। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये एक्चुअली वो लोग थे जो मीडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिन्होंने वुमेन्स के राइट्स के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया था। जर्नलिस्ट, वेरी गुड। तो इनको भी बाद में फांसी दी गई और इनको भी खत्म कर दिया गया, इनको भी गिलोटिन कर दिया गया। नाउ इसके साथ जो होता है, ये तो रीन ऑफ टेरर चल रहा था, जिसमें लोगों को खौफ, टेरर का मतलब हो गया खौफ। लोग जो है इस एक साल में इतना खौफ ज्यादा हो गए, खासकर वो लोग जो नोबल्स एंड क्लेरिजी थे, क्योंकि उनको पता था कि अब तो लुई 16 का हुक्म चल ही नहीं रहा है, अब तो कन्वेंशन अपने तरीके से हुक्म चला रहे हैं।
अब जो है लोग क्या रहे हैं वही हो रहे हैं, किसी को भी मार रहे हैं, किसी को भी गिलोटिन कर रहे हैं। लुईस 16 को भी मार दिया, उसकी बीवी को मार दिया, उसके बेटे को मार दिया। अब हमारा क्या होगा? इस वजह से ये खौफ और दहशत फैला हुआ था जो 1 साल तक चला। और जो है लास्ट में इसकी जिम्मेदारी सारी की सारी आ जाती है किसके ऊपर? रॉबस्प्रे के ऊपर, क्योंकि ये वो बंदा था जिसने इस रूल को बहुत ही ज्यादा इंप्लीमेंट किया था, जिसने इस ग्लूटून वाले रूल को इतना ज्यादा इंप्लीमेंट किया था कि लोगों को बहुत ज्यादा मारा था। मैक्सिमिलियन रॉबस्प्रे बिकेम लीडर ऑफ द कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी। सर ये क्यों मारा था? है क्यों मारा था लोगों को इतना? ये एक्चुअली देखो 15,000 लोग जो मैंने अभी इसमें पिछले पहले वाली स्लाइड में दिखाया था, यहाँ पे एक बार फिर शेयर करता हूं। देखिए 15,000 लोग जो थे वो इसलिए मारे गए थे क्योंकि हर किसी इंसान की कोई ना कोई गलती देखी जा रही थी। कोई ये होता था कि कोई क्लर्जी में और नोबिलिटी में था जो कॉमन पीपल उसको टैक्स वसूल कर रहा था। कोई ऐसा इंसान था जो नेशनल जो कन्वेंशन को सपोर्ट नहीं कर रहा था, जो कन्वेंशन को मान नहीं रहा था। कुछ ऐसे इंसान थे जो ये कह रहे थे कि नहीं लुईस 16 का रूल फिर से रेस्टोर हो जाए। तो हर इंसान की एक अपनी अपनी एक थिंकिंग थी, लेकिन कन्वेंशन के हिसाब से वो थिंकिंग एक्सेप्टेबल नहीं थी। अब कन्वेंशन जो था वो कॉमन पीपल्स का रूल था, तो कॉमन पीपल्स का रूल का मतलब ये हो गया कि अब जो लोग चाहेंगे वैसे ही होगा। तो लोग चाह रहे थे कि लुईस 16 का रूल फिर से आ जाए। हाउ इज इट पॉसिबल? लुईस 16 का रूल तो खत्म हो रहा था। लुईस 16 ने जितना जुल्म किया लोगों पे, क्या लोग चाह रहे थे फिर से वो रूल आए? लेकिन इसीलिए बहुत सारे लोग थे, कुछ लोग ऐसे थे कि जो कन्वेंशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, कुछ लोग ऐसे थे जो नेशनल असेंबली को ज्वाइन नहीं कर रहे थे, और क्लर्जी और नोबिलिटी अभी भी ये चाह रहे थे कि हमें वापस वो सारे राइट्स जो थे वो जो हमसे छीने गए वो सारे राइट्स वापस दिए जाए। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको बहुत सारा जो उनको कह सकते ब्लेम्स है ना। फिर देखो सब पे जब मुकदमा जब चला, सब पे जब लुईस 16 खत्म हो गया फिर मुकदमा चला सब पे, तो सब पे जो है कुछ ना कुछ जो मसले मसाइल कुछ ना कुछ किसी के ऊपर एक, किसी के ऊपर एक, तो हर किसी पे कोई ना कोई गुनाह कोई ना कोई चीज ऐसी आ रही थी जिसकी वजह से उनको सजा देनी पड़ी। तो सारी सजा जो थी वो कन्वेंशन तय करता था, और कन्वेंशन जो था वो डायरेक्टली ग्लूटून करता था, डायरेक्टली उनका सर काट देता था। तो दिस इज एक्चुअली कि किसी ना किसी तरीके से लोगों को मार दिया जाता था। या तो किसी की कोई खता होती थी कि इसने कॉमन पीपल्स के साथ जुल्म किया, या तो किसी की ये होती थी कि वो कन्वेंशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, या तो किसी की ये खता होती थी कि नेशनल असेंबली को ज्वाइन नहीं कर रहा था। तो द थिंग इज दिस। और क्लर्जी और इसमें से ज्यादा पीपल जो थे वो क्लर्जी और नोबिलिटी थे जो सबसे ज्यादा मारे गए। वो रॉबस्प्रे ने, ये जो बंदा था इसने बहुत ज्यादा खून खराबा किया, और लास्ट में इसको भी मार दिया जाता है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वही कि रॉबस्प्रे जो था, अब जो ये कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी थी ये इसका चेयरमैन था, ये इसका हेड था, लीडर था। ही कंटिन्यूड एग्जीक्यूशन मतलब हो गया कि खत्म करना, लोगों को मारना। इसने कंटिन्यू किया जितना चाह रहा था लोगों को, खासकर क्लर्जी और नोबिलिटी को। जहां इसको कोई क्लर्जी और नोबिलिटी मिलता था उसको मारता था, ओनली बिकॉज ऑफ दिस कि ये जो खुद था ये पीजेंट से थे, यानी कि ये कॉमन पीपल था। ये इसलिए कर रहा था ये क्योंकि इसको पता था कि हमारे साथ जो जुल्म जाति किया है वो क्लर्जी और नोबिलिटी ने किया, बिकॉज वो लोग बिलोंग करते थे लुईस 16 को। उस वक्त उन लोगों को ये नहीं दिखाई दे रहा था कि हम भी तो इंसान हैं। रॉबस्प्रे ये कह रहा है कि इसको, इन लोगों को ये नहीं दिखा रहा था, ये दिखाई दे रहा था कि हम भी तो इंसान हैं, हम भी तो इस फ्रांस में नेशन में रह रहे हैं, हमारा भी तो एक रोल है। लेकिन नहीं, उस वक्त इनके हाथ में मुल्क की बागडोर थी, उस वक्त इनके हाथ में सारा कुछ निजाम था, तो ये हम पे जुल्म कर रहे थे। अब आया मौका हमें, अब इनको मजा चखाएंगे। तो इसीलिए उसने क्या किया, ही कंटिन्यूड एग्जीक्यूशन, उसने मार काट स्टार्ट कर दी, कंटिन्यू रखी। उसके बाद कन्वेंशन केम टू ब्लेम रॉबस्प्रे फॉर द रेन ऑफ टेरर। कन्वेंशन एट द एंड में ये कहा कि खुद ही अपनी ही लोगों ने फिर इसको क्या कहा कि नहीं भाई, तुम जो है तुमने बहुत सारा यहाँ पे कत्ल आम किया, तुमने बहुत सारे लोगों को मार दिया, इतना नहीं होता है। हाँ ठीक है, उन्होंने हम पे जुल्म किया था, हम सलाह मशवरे से भी हल कर सकते थे, हम बात करने से भी आपस में जो मसला था वो हल कर सकते थे, लेकिन तुमने सबको मार दिया, ये कौन सा तरीका होता है? तो रेन ऑफ टेरर का जितना भी ज्यादा सारा इल्जाम था वो सारा का सारा इल्जाम किस पे आ गया? रॉबस्प्रे पे। और इसकी सजा सुनाई गई, और इसकी सजा की क्या थी? इसको भी गिलोटिन कर दिया गया, इसको भी खत्म कर दिया गया, मार दिया गया इसको भी। ठीक है, आगे जाकर सिर्फ 1 साल तक इसने हुकूमत की थी। कन्वेंशन सेंट रॉबस्प्रे एंड अदर मेंबर्स ऑफ द कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी टू द गिलोटिन। इन्होंने जो है रॉबस्प्रे और इसके साथ देने वाले जितने भी लीडर थे सबको गिलोटिन, यानी कि सबको गिलोटिन में भेजा, यानी कि मारने के लिए भेजा, इनको सजा दे दी
लाइफ यानी कि डेथ सेंटेंस, सजाई मौत सुनाई और इनको गिलोटिन कर दिया गया। रॉबस्प्रे वाज गिलोटिन, रॉबस्प्रे को गिलोटिन किया गया, इसको सजाई मौत दी गई। कब, कौन से डेट पे? 28 जुलाई 1794। 1794 28 जुलाई रॉबस्प्रे का टाइम खत्म होता है और इसी के साथ जो होता है, जो कन्वेंशन होता है, कन्वेंशन का रूल खत्म हो जाता है। बिकॉज कन्वेंशन जो मेनली था वो रॉबस्प्रे की, जो रॉबस्प्रे था उस वक्त वो उसकी वजह से चल रहा था, बिकॉज कन्वेंशन का आगे जो लीडर चला रहा था वो पब्लिक कमिटी, जो कमिटी थी पब्लिक सेफ्टी की, वो उसके साथ कोलेशन करके चल रहे थे, कन्वेंशन और पब्लिक सेफ्टी कमिटी। लेकिन जब इन्होंने अब जो पूरा रॉबस्प्रे ही खत्म हो गया, जब पूरा पूरा का पूरा लीडरशिप ही खत्म हो गया, तो अब वहां कौन रूल करता है? देयर वाज नो एनी अदर पर्सन हु इज गोइंग टू रूल नेक्स्ट। तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने रॉबस्प्रे को खत्म करके, गिलोटिन करके अब नेक्स्ट स्टेज पे आ गए। वहां पे स्टार्ट हो गया क्या? गवर्नमेंट ऑफ डायरेक्टरी। रीन ऑफ टेरर जो है वो खत्म हो गया, अब जो है गवर्नमेंट ऑफ डायरेक्टरी। अब डायरेक्टरी का रूल आ गया। ये डायरेक्टरी जो थी एक्चुअली ये 5 मेंबर्स का एक लेजिस्लेचर था, 5 मेंबर्स का एक ग्रुप था, एक लेजिस्लेचर था। अब इन्होंने मुल्क की बागडोर संभाली, अब इन्होंने वहां पे निजाम संभाला, अब ये लोग वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन संभाल रहे थे। उसके बाद इनका जो लेजिस्लेचर था वो क्या था? लोअर हाउस था इनका, एक लोअर हाउस था जिसमें कम से कम 500 मेंबर्स थे जो लॉ प्रपोज करते थे, जो कायदे कानून तैयार करते थे। अपर हाउस था जिसमें 250 मेंबर्स थे जो ये लॉ पास करते थे। अपर, ये जो लोअर हाउस था, जितने भी लॉ पास होते थे अपर हाउस में वो जो थे वो लॉज वोट किए जाते थे, वहां उन पे वोटिंग होती थी किस लॉ को जो है आगे लिया जाए और किस लॉ को रोक दिया जाएगा। और उसके बाद जो था 2/3 ऑफ द लेजिस्लेचर वुड इनिशियली बी फिल्ड मेंबर्स ऑफ द कन्वेंशन। ये इन्होंने कहा, ये डायरेक्टरी ने कहा कि 2/3 यानी कि 2/3 ऑफ द लेजिस्लेचर जो था, 2/3 ऑफ द लेजिस्लेचर सीट्स वो किससे फुलफिल किए जाएंगे? वो कन्वेंशन जो इससे पहले चल रहा था, रॉबस्प्रे के टाइम पे जो कन्वेंशन रूल चल रहा था, उनके लीडर्स में से 2/3 ऑफ मेंबर्स को ज्वाइन किया जाएगा। उनको एक 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 हम कह सकते हैं एक रिजर्वेशन दिया गया, उनके लिए एक प्लस पॉइंट दिया गया कि आपका जो कन्वेंशन था उसने भी अच्छा काम किया, अब हम आपको वेलकम करते हैं, हमारा जो ये डायरेक्टरी बन रहा है इस डायरेक्टरी में आपका खुशामदीद है और आपको कम से कम 2/3 ऑफ मेंबर्स जो है लेजिस्लेचर मेंबर्स वो आपको बनाया जाएगा। उसके बाद जो क्वालिफिकेशन, अब इनकी क्वालिफिकेशन क्या हुआ करती थी? जो ग्रांडिस्ट थे यानी कि मिडिल क्लास पार्टी थी, मिडिल क्लास पार्टी हैड डिफीटेड द जैकोबियंस वर्किंग एंड पीजेंट पार्टी। इन्होंने क्या कहा कि जो ग्रांडिस्ट थे, ग्रांडिस्ट मतलब मिडिल क्लास पार्टी जो थी, इन्होंने हराया, इन्होंने इलेक्शन में हराया, किसको हराया? जो वर्किंग यानी कि जैकोबियन पार्टी जो थी, इन्होंने उसको हराया। उसके बाद ग्रांडिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड द सफरेज। अब इन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर दिया था अपने तरीके से, ये लोग फिर अपना एक सिस्टम चला रहे थे, अपना एक निजाम चला रहे थे। स्टेटेड दैट सफरेज द राइट टू वोट, सफरेज का मतलब हो गया राइट टू वोट, हर एक इंसान को राइट टू वोट दिया जाएगा, हर एक इंसान अपनी मर्जी से वोट देगा, हर एक इंसान अपनी मर्जी से अपने तरीके से लीडर चुनेगा। ये किन्होंने कहा? ये ग्रांडिस्ट ने कहा। ग्रांडिस्ट ने किनको हराया? इन्होंने वर्किंग ग्रुप को यानी कि जैकोबियंस को हराया। एज वेल एज द राइट टू होल्ड ऑफिस वर लिमिटेड टू द प्रॉपर्टी ओनर्स। और साथ साथ इन्होंने एक और ये रूल निकाला कि जो ऑफिस होंगे वो सिर्फ उन लोगों को दिए जाएंगे जिनके पास प्रॉपर्टी होगी। सेम वाज द थिंग जो कन्वेंशन ने स्टार्ट किया था। तो ये पॉइंट हो गया अबाउट द डायरेक्टरी। ये जो डायरेक्टरी था ये भी रूल चला था। अब आगे जाकर अब डायरेक्टरी के साथ ही जो है अब आगे फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो खत्म होता है। ये यहाँ तक जब ये ग्रांडिस्ट का रूल चल रहा था, ग्रांडिस्ट के साथ साथ डायरेक्टरी थी जिन्होंने स्टार्ट किया था अब रूल, और इन्होंने कुछ कायदे कानून वहां पे बनाए थे। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने यही कहा था जो मैंने ये भी कहा कि सबसे पहले इन्होंने सफरेज यानी कि राइट टू वोट, सब लोगों को वोट का हक दिया जाएगा, और साथ साथ ऑफिस होल्ड करने का हक सिर्फ उनको दिया जाएगा जिनके पास प्रॉपर्टी है। नाउ द लास्ट स्लाइड, द एंड ऑफ द चैप्टर इज दिस इज। अब डायरेक्टरी का जो रूल था वो स्टार्ट हो गया था 1795 से लेकर 1799 तक। अगर आपको पता हो इससे पहले 1795 से कौन सी हुकूमत चल रही थी वहां पे, किसका था वहां पे? Who are ruling there? कन्वेंशन। हाँ, वेरी गुड, कन्वेंशन वहां रूल कर रहा था 1795 तक।
1795 से लेकर 99 तक अब जो रूल चल रहा था वो डायरेक्टरी चला रहा था। द डायरेक्टरी सफर्ड फ्रॉम द करप्शन एंड पुअर एडमिनिस्ट्रेशन। अब डायरेक्टरी का भी एक लूप होल था, वहां करप्शन बहुत ज्यादा था और वहां एडमिनिस्ट्रेशन जी थी वो पुअर थी, बहुत ही कमजोर एडमिनिस्ट्रेशन थी, अच्छा काम करने वाली एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी। इन्होंने तो ये कहा था सफरेज, राइट टू वोट, और दूसरा इन्होंने कहा था कि प्रॉपर्टी ओनर्स को हम ऑप्शन देंगे, लेकिन अगर असल में देखा जाए तो ये लोग बहुत करप्टेड पीपल थे और साथ साथ में जो था पुअर एडमिनिस्ट्रेशन था इनका डायरेक्टरी का। द पीपल ऑफ फ्रांस ग्रीव अ पुअरर एंड मोर फ्रस्ट्रेटेड विद द गवर्नमेंट। इसी के साथ क्या हुआ कि लोग जो है अब वो गरीब होने लगे। जाहिर सी बात है, जब लीडरशिप ही गरीब हो रही है, जब लीडरशिप ही हमारी ताकतवर नहीं है, तो लोग बेचारे क्या करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है और हम जा रहे हैं घूमने। अब जब गाड़ी में पेट्रोल होगा तभी तो घूमने जाएंगे। तो यही कंसेप्ट हो गया फ्रांस के साथ। ये लोग भी जो जा रहे थे घूमने, यानी कि घूमने का मतलब हो गया था ये लोग स्टार्ट करने जा रहे थे अपनी लाइफ, लेकिन ऊपर से देखा गया कि इनकी तो लीडरशिप ही बिल्कुल वो खत्म वाली लीडरशिप थी। हाँ, देन फ्रांस जो था अब वो एक गरीब मुल्क बनने जा रहा था। क्यों? क्योंकि वहां की लीडरशिप थी जो वो सारी की सारी लीडरशिप थी वो भ्रष्ट हो रही थी, वो करप्शन की वजह से और पुअर लीडरशिप की वजह से। डिस्पाइट और परहैप्स बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रगल्स द फ्रांस डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। यही एक कॉन्सेप्ट था नेशनलिज्म, जो इससे आगे हम पढ़ने जा रहे हैं ना बेटा, नेशनलिज्म इन यूरोप। याद रखो, फिर इसके बाद जो आने वाला लेक्चर होगा नेक्स्ट कल इंशाल्लाह, वो हमारा नेशनलिज्म इन यूरोप है। यहाँ पे इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस चैप्टर को हमने नेशनलिज्म ऑफ यूरोप से जो 10th वाला लेसन है उसको लिंक किया है। क्यों? क्योंकि फ्रांस में ही नेशनलिज्म इन यूरोप स्टार्ट होता है, फ्रांस से ही नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जारी होता है। तो ये वो पॉइंट था, यहाँ पे वो स्टेज थी जहां लोगों को ये लग रहा है, देखो जब लोग बेचारे गरीब हो गए, अब लोगों को ये भी लग रहा था कि ये जो सारी लड़ाइयाँ थी, ये जो सारे मसले मसाइल थे, ये सारे के सारे फ्रांस के कॉमन पीपल के थे। अब सबको पता था कि हमारे साथ क्या भेदभाव किया जा रहा है, क्या इनजस्टिस किया जा रहा है, जिसकी वजह से अब उनको एक नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जारी हुआ। अब उनको ये लगा था नहीं भाई, एक मुल्क होना चाहिए, ऐसा मुल्क होना चाहिए जिस मुल्क में कम से कम ऐसी लीडरशिप होनी चाहिए जो अपने लोगों की तरफ देखे, जो लोगों की फैसिलिटीज की तरफ देखे, जो लोगों का हाल देखे। आज हम भूख से मर रहे हैं, आज हम प्यास से मर रहे हैं, हमारे पास कपड़े नहीं है, हमारे पास इकोनॉमी नहीं है, हाउ वी कैन सर्वाइव नाउ। ये लोगों को एक ऐसा ख्याल आ रहा था कि नहीं, जितनी भी गवर्नमेंट्स आई आज तक सब ने अपना फायदा उठाया। लुईस 16 ने अपने तरीके से फायदा उठाया, नेशनल असेंबली ने अपने तरीके से फायदा उठाया, कन्वेंशन ने अपने तरीके से फायदा उठाया, डायरेक्टरी ने अपने तरीके से फायदा उठाया। अब लोगों के अंदर एक सेल्फ कॉन्शियसनेस आ गई थी, एक रियलाइजेशन आ गई थी, नाउ देयर शुड बी ए गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट जो लोगों का सोचे ना कि अपना सोचे। इसको कहते हैं नेशनलिज्म, लव टुवर्ड्स द नेशन। दे वर प्राउड ऑफ देयर कंट्री एंड डिवोटेड। ये मेन पॉइंट था जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट उनमें आए और लोग ये चाह रहे थे कि हमें उस जो हमारी एक कंट्री होगी उस पर फख्र हो और हम उसको डिवोट, यानी कि डिवोट मतलब उसके लिए हम जान भी दें, हमें उससे मोहब्बत हो, हुब्बी वतनी। दिस इज कॉल्ड द पैट्रियोटिज्म। उसके बाद क्या है, नेशनल प्राइड वाज फ्यूल्ड बाय मिलिट्री सक्सेशन। अब जो है सारा का सारा निजाम जो है फ्रांस का अब मिलिट्री सक्सेशन में आ गया था। देखिए मैं कहता हूं, जब किसी मुल्क की जब गवर्नमेंट खत्म होने जा रही होती है, जब किसी मुल्क की गवर्नमेंट जो भ्रष्ट होती है, गवर्नमेंट तो कहीं नहीं बना है आज तक, हर जगह पॉलिटिक्स होती है। हाँ वेरी गुड सुंदूर, एक्चुअली पॉलिटिक्स ही इज द कॉन्सेप्ट है ना, गवर्नमेंट आज तक नहीं था। आज भी डेमोक्रेसी की अगर हम बात करते हैं तो डेमोक्रेसी है कहाँ, इट्स एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। गवर्नमेंट तो बस एक प्लेटफॉर्म है, आगे जाकर तो सिर्फ पॉलिटिक्स होती है और वो भी गंदी वाली पॉलिटिक्स। और यही चीज हुई यहाँ पे, हर एक प्लेटफॉर्म ने, चाहे वो कन्वेंशन था, नेशनल असेंबली था या डायरेक्टरी था, किसी ने अच्छे से बागडोर नहीं संभाली। और एट द एंड क्या होता है कि सारा का सारा फ्रांस मिलिट्री सक्सेशन में चला जाता है, यानी कि मिलिट्री के हाथों में चला जाता है। और मिलिट्री का जो जनरल था, इट वुड बी द मिलिट्री लीडर। ये मिलिट्री का जनरल जो था उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, और वो हो गया आगे का फ्रांस का रूलर, वो बन गया आगे फ्रांस का रूलर, जिसको नाम दिया गया डिक्टेटर। ही वॉज द डिक्टेटर ऑफ द फ्रांस। इसने अब आगे जाकर डायरेक्टरी में भी थर्ड स्टेट के लोग हैं, नहीं डायरेक्टरी में थर्ड स्टेट नहीं था एक्चुअली। हाँ डायरेक्टरी तो एक्चुअली ये था
कि डायरेक्टरी तो कॉमन पीपल्स की ही थी ना। अब जितने कन्वेंशन था, नेशनल असेंबली था, डायरेक्टरी था, ये तो सारे कॉमन पीपल ही बना रहे थे। ये तो थर्ड स्टेट ही बना रहा था सारा कुछ। क्लर्जी और नोबिलिटी को कोई अब रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। उन लोगों को तो बंद कर दिया गया था। उन लोगों को तो बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो दिस वाज एक्चुअली कि अब आगे जाकर ये हुआ कि जो सारा का सारा निजाम फ्रांस का था, अब डायरेक्टरी भी हार गई। डायरेक्टरी का जो पूरा का पूरा निजाम वो भ्रष्ट हो गया, पुअर लीडरशिप था। ठीक है, लोग बेचारे तंग आ गए, फ्रस्ट्रेट हो गए उनकी जो गवर्नमेंट थी उसकी वजह से। तो क्या हुआ लास्ट में जो है पूरा गवर्नमेंट जो है वहां के आर्मी के अंदर आता है, यानी कि मिलिट्री के अंदर आता है। और मिलिट्री को चलाने वाला जो था उस वक्त वो था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट, हाँ मैं भेज दूंगा, मैं एसएसटी के इस वाले लेसन का जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के नोट्स तो ऑलरेडी रिसोर्स सेक्शन में है आई थिंक। एक सेकंड मुझे इसको खत्म करने दो बेटा, प्लीज इसको खत्म करने दो, फिर भी डिस्कस करते हैं 1 मिनट के लिए। नेपोलियन बोनापार्ट जो था, अब सारा फ्रांस का निजाम मिलिट्री सक्सेशन में आ गया। मिलिट्री सक्सेशन मतलब जो वहां पे मिलिट्री निजाम चला रहा था, एंड ही वाज द नेपोलियन। नेपोलियन था जो वहां मिलिट्री रूलर था। तो इसने अपने आप को डिक्टेटर साबित कर दिया। एंड हु वुड एंड द 10 ईयर्स पीरियड, आगे जाकर जो यही 10 साल फिर ये कंप्लीट करता है। एंड यही जो है नेपोलियन बोनापार्ट के आने से ही कहां से स्टार्ट हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रॉम द 1789 एंड टिल 1799, यहां तक 1799 तक, इस सारे पीरियड को कहा जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। दिस इज कॉल्ड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। दिस इज द एंड ऑफ द लेसन। अब आप लोग आराम से बोल सकते हो, बात कर सकते हो, 1-2 मिनट है हमारे पास। चलिए बताइए, anyone want to ask something or say something? सर इस चैप्टर का पीपीटी रिसोर्सेज में डाल दीजिए। हाँ एग्जैक्टली, मैं अभी जाकर इसको मैं रिसोर्सेज में डालता हूँ बेटा, जल्दी इसको मैं बिल्कुल डालूंगा। और साथ साथ में इसके नोट्स पे ऑलरेडी रिसोर्सेज में है। नहीं है सर। अगर नहीं है तो ठीक है, मैं चेक करके मैं दोबारा भेजता हूँ खुद ही, डोंट वरी। सर डीपीटी बता दीजिए। बता, डीपीटी का भी, डीपीटी तो अभी आया नहीं। हाँ, जो आज का लेक्चर हुआ डीपीटी इसी से होगा, सारा का सारा डीपीटी इसी से होगा। नहीं सर, ट्यूसडे की डीपीटी। सर पहले का एक क्वेश्चन रॉन्ग था, आपने उसको तो ठीक कर दिया था ना हमने, फिर उसको तो ठीक हो गया था। सर नेपोलियन टाइटल किन लोगों को दिया जाता है? नेपोलियन टाइटल नहीं दिया जाता है, एक्चुअली नेपोटिज्म कहा जाता है। नेपोलियन तो इसका नाम है। नेपोलियन टाइटल उनको दिया जाता है जो एक डिक्टेटर होते हैं, जो अपने आप को किसी जगह को ऑक्यूपाई करते हैं। वन हु इज ऑक्यूपाइंग एनी प्लेस। देखो, एक होता है डेमोक्रेसी, एक होता है मोनार्की, एक होता है डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी जो लोग अपने आप से चुनते हैं, जहां लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वोट के थ्रू गवर्नमेंट बनाते हैं, वो ये डेमोक्रेसी। मोनार्की जो एक फैमिली रूल चलता है, एक डायनास्टी रूल चलता है पहले से, पहले दादा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरीके से वो एक फैमिली रूल हो गया, वो हो गया मोनार्की। लेकिन डिक्टेटरशिप हो गया वो जब कोई इंसान किसी जगह को एकदम से कब्जा करते हैं और अपने आप को रूलर बनाता है। ना तो वो मोनार्की होता है, ना वो डेमोक्रेसी होती है। तो सर हम किसी भी डिक्टेटर को नेपोलियन कह सकते हैं? नहीं, नेपोलियन एक्चुअली उसका नाम था। हाँ, डिक्टेटर नेपोटिज्म कह सकते हैं। नेपोलियन वाज हिज नेम। नेपोलियन बोनापार्ट उसका नाम था, जैसे हिटलर उसका नाम था। हिटलर वाज आल्सो ए डिक्टेटर। सर काफी जगह मतलब लिखा जाता है, मतलब हिस्ट्री के कुछ बुक्स में कि देयर वर 11 नेपोलियंस और 8 नेपोलियन। नेपोलियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमें पता है कि नेपोलियन एक ऐसा बंदा था जिसने डिक्टेटरशिप कायम की थी। हालांकि नेपोलियन बुरा बंदा नहीं था, इसने फ्रांस के साथ आगे जाकर कुछ बुरा बर्ताव नहीं किया। हम वो पढ़ेंगे जब अभी हम स्टार्ट करेंगे ना नेशनलिज्म, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें हम पढ़ेंगे। इसने बहुत अच्छा निजाम कायम किया था फ्रांस में। जितने अभी तक के रूलर थे, चाहे लुइस 16 था, चाहे रॉबस्प्रे था, या चाहे जितने भी और कन्वेंशन तक थे, यानी डायरेक्टरी थे, वो सारे के सारे अपने लोगों ने मारे। लुइस 16 को भी अपने लोगों ने मारा, गुलिटून कर दिया। रॉबस्प्रे को भी अपने लोगों ने मारा, गुलिटून कर दिया। लेकिन नेपोलियन एक वाहिद बंदा था, इसने अपने आप को डिक्टेटर तो साबित कर दिया, लेकिन इस बंदे को अपने लोगों ने नहीं मारा। इसको लोग पसंद करते थे, इसकी आइडियोलॉजी बहुत अच्छी थी। हाँ, इसका जो रूल था, वे ऑफ रूलिंग जो था, वो एक अलग तरीके था। उसको कहा जाता है सिविल कोड। उस रूल को कहा जाता है सिविल कोड, या दूसरा चीज उसको कहते हैं नेपोलियन कोड। वो नेपोलियन कोड क्या है, सिविल कोड क्या है, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटा। आई विल टेल यू एवरीथिंग।
नेपोलियन को टाइटल, हाँ ठीक है, पर्सन हु इज लिव इन नेपाल। नहीं नहीं सैफी, नेपोलियन का मतलब ये नहीं हुआ कि जो लोग नेपाल में रहते हैं उनको नेपोलियन कहते हैं, नहीं। नेपोलियन का मतलब ये हो गया कि जो अपने आप को डिक्टेटर साबित करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहूंगा कि आपका एक ग्रुप है, 10 लोगों का ग्रुप है, और एक बंदा ऐसे आएगा वो कहेगा कि मैं इस ग्रुप का लीडर हूँ, खामखा लीडर बन गया। अरे भाई तुम्हें तो किसी ने बनाया नहीं। वो कह रहा अगर मुझे लीडर नहीं बनाओगे तो मैं आपको गोली मार दूंगा। तब फिर इंसान डर जाता है। तो मतलब डराने से, धमकाने से, फोर्सफुली अपने आप को लीडर बनाना, उसको कहते हैं डिक्टेटर। तो ये नेपोलियन ने किया था। लेकिन फिर नेपोलियन ने जो रूल चलाया था वो बहुत ही अच्छा रूल चलाया था, वो हम आगे पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन यूरोप में। तो दिस इज ऑल अबाउट एरिस्टोक्रेसी मतलब क्या होता है? एरिस्टोक्रेसी मतलब क्या होता है? हाँ, एरिस्टोक्रेसी हो गई एक्चुअली, ये एक सिस्टम था, ये हम इसको फ्यूडल सिस्टम ही कहते हैं, जहां पे अमीर लोग जो थे, एरिस्टोक्रेसी हो गई, जहां अमीर लोग होते थे वो गरीब लोगों को जुल्म करते थे। एरिस्टोक्रेसी, अमीर लोग गरीब लोगों से काम करवाते थे, उनको वेजेस नहीं देते थे। एरिस्टोक्रेसी वो हो गई, ये एक इलीट ग्रुप होता था सोसाइटी का। एरिस्टोक्रेसी इनको कहते हैं, एरिस्टोक्रेसी है एरिस्टोक्रेटस, एरिस्टोक्रेटस कहा जाता है। तो ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आई होप यू हैव गॉट द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस लेसन। अच्छे से समझ में आया सबको? यस सर। चलिए ओके, इसका पीपीटी शेयर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, रिसोर्सेज में इसका पीपीटी आएगा। सो ओके, तो आई एम क्लोजिंग द लेसन नाउ। ओके, इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा? हम राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके सर। हाँ, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को हम स्टार्ट करेंगे, उसको हम पढ़ेंगे जो अगले आने वाला है। डीपीटी जो है, इसका डीपीटी मिल जाएगा आपको, इसका डीपीटी मैं भेजूंगा, इसका डीपीटी मिल जाएगा। ओके, इस चैप्टर के जितने भी ये पेजेस हैं आप वो सेंड कर देंगे ग्रुप पे, टेलीग्राम पे? हाँ बिल्कुल 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 करूंगा, 100% करूंगा, श्योरली करूंगा। इसके जो है एक तो वो वाले नोट्स जो ऑलरेडी हमारे पास नोट्स, जो शॉर्ट नोट्स थे वो वाले नोट्स, और साथ साथ में ये पीपीटी, ये दोनों चीजें शेयर करूंगा मैं। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके, चलिए ठीक है, ओके ओके। सर सर करनी थी। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ बेटा, ट्यूसडे वाली डीपीटी जो लास्ट वीक जो हुई थी क्लास, उसमें डीपीटी में डाउट थे 2 क्वेश्चंस में। कौन कौन सा क्वेश्चन, चलिए बता दीजिए, अभी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। सर थर्ड वाला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। सर 2 और 5, एक सेकेंड। मैं कोशिश करूँ, वो डीपीटी था या टेस्ट पेपर था? सर डीपीटी। चलिए मैं भी यहाँ पे ओपन करता हूँ। फ्रेंच रेवोल्यूशन का सेकंड वाला डीपीटी ना? यस यस सर। हाँ, आ गया सामने। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है इसमें? थर्ड वाला। सर इसमें ऐप पे आंसर क्या लगा हुआ है सर इस वाले क्वेश्चन का? क्या आंसर होगा? सर इसका तो बी होना चाहिए सी ना? होना चाहिए सर, सी लगा हुआ है। टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट कॉल्ड, उसका क्या नाम था? टैली। अच्छा, जो हम डायरेक्टली देते थे। 30 वाला टैक्स कौन था फिर? चर्च वाला सर, जो सर चर्च को देते थे। हाँ 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 हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके, डोंट वरी, इसको, इस डीपीटी के आंसर को मैं अभी चेंज करता हूँ, 1 सेकंड में लिख लेता हूँ, ये मैं नोट कर लेता हूँ, 1 सेकंड। और सर क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 93 होना चाहिए ना, तो वो ऑप्शन दिया ही नहीं है। 1 सेकंड, इसका टैली जो है, टैली जो है ये डायरेक्ट टैक्स था जो स्टेट को दिया जाता था। और क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6। तो उसमें 93 होना चाहिए ना समथिंग। क्वेश्चन नंबर 6 में यस। when did Louis XVI guillotined?
तो कब हुआ था गिलेटिन लुईस 16? 1793। तो 93 17 हाँ हाँ सॉरी इसमें 1973 लिखा है ना। ये क्वेश्चन डिलीट होगा। हाँ हाँ इसको ओमिट कर देंगे, जाहिर सी बात है इसको ओमिट कर देंगे। तो आपने इसका आंसर दिया किसी ने? सर हमने स्किप कर दिया था। कोई बात नहीं, ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि इसका जो है मिसकंसेप्शन हुआ है, एक्चुअली यहाँ पे 1793 होना चाहिए था, लेकिन ये आया है 1973। ठीक है, ओके। ये दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6। फिर क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर होगा? गवर्नमेंट बाय अ प्रिविलेज्ड क्लास बेस्ड ऑन द बर्थ और फॉर्च्यून कार्ड। हाँ, जो मैंने ये भी कहा था ना Yes, कि जो प्रिविलेज्ड क्लास कौन सा क्लास होता था सोसाइटी में, यानी कि क्लैरिटी और नोबेलिटी। और अगर हम बाद में करेंगे आज के जमाने की, अगर हम बात करेंगे तो प्रिविलेज्ड क्लास कौन सा क्लास होता है? जो अमीर क्लास होता है, जिसके पास हर चीज मुहैया होती है, और वो बाय बर्थ एक फॉर्च्यून होता है, यानी कि वो खुशकिस्मती की जिंदगी जीते हैं। ये अपने आप को कहते हैं कि हम लोग खुशकिस्मत हैं, हमारे पास सब कुछ चीजें अवेलेबल होती हैं। तो इस सिस्टम को कहा जाता है, इस गवर्नमेंट को कहा जाता है एरिस्टोक्रेसी। ये लोग गरीब लोगों को क्या करते हैं, मतलब ये लोग अपने तरीके से गरीब लोगों को मतलब लेबर बनाते हैं, फिर उनसे काम लेते हैं। वो फिर मतलब वो जो गरीब लोग होता है उनको, इन लोगों को ऑनर देना पड़ता है, प्रिविलेज देना पड़ता है। इट इज एक्चुअली द पार्ट, ये एक पार्ट होता है जो ये लोग चाहते हैं, जो ये मेन प्रिविलेज सेक्टर चाहता है, प्रिविलेज क्लास होता है, ये इसीलिए बना। इसी के खिलाफ तो फिर जो मार्क्सिज्म ने तो इसीलिए तो फिर कैपिटलिज्म के खिलाफ उसने कहा था ना। तो ये लोग कैपिटलिस्ट थे एक्चुअली, ये कैपिटलिस्ट थे जिनको सिर्फ मेटीरियलिस्ट कंसेप्ट था। ये प्रिविलेज्ड क्लास कहा जाता है। डेमोक्रेसी नहीं आएगा, मोनार्की भी नहीं आएगा, एरिस्टोक्रेसी आएगा इंसान। चलिए, ओके, नाउ दिस हैज बीन एंडेड। और कुछ पूछना है या मैं एंड कर दूं? सर क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, एक सेकंड। 2 और 5। हाँ, आई थिंक ये आपने भी पढ़ा, ये पढ़ा है आपने भी, आप कंफ्यूज हो गए होंगे। सिस्टम अंडर विच द बुक्स और न्यूज़पेपर्स आर्टिकल्स हैव टू बी अप्रूव्ड बाय स्टेट एजेंसी बिफोर पब्लिकेशन। सिंपल सी बात है, जब हम बुक्स और न्यूज़पेपर्स वगैरह जो होती हैं, एक गवर्नमेंट में एक प्लेटफॉर्म होता है, एक ऐसा ग्रुप होता है जो हर एक चीज को पहले सेंसर करते हैं। सेंसर मतलब होता है उसको जांच पड़ताल करते हैं, उसको देखते हैं, माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं। तो ये हो गया सेंसरशिप। सिस्टम अंडर विच बुक्स और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैव टू बी अप्रूव्ड। जब ये जांच पड़ताल करते हैं, जब इसको ये लोग देखते हैं, उसके बाद इस चीज को अप्रूव करते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर हो चाहे वो कोई बुक। हाँ सर, इससे पहले एक डीपीटी थी, इससे फर्स्ट वाली, आपने उसका आंसर नहीं ठीक किया। उसका आंसर ठीक नहीं हुआ? नो सर। कौन सा आंसर था इसका? इसे फ्रेंच रेवोल्यूशन का पहला वाला डीपीटी? यस सर, उसमें यस सर, उसका 4th वाला क्वेश्चन लैक्स होता है ना, तो उसमें 13 लैक्स था। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो 1.30 था, 1.3 था वो। चलिए ठीक है, ये इसमें जो है 3rd and 6th क्वेश्चन है, और उसमें जो है वो कौन सा क्वेश्चन था? 4 नंबर। चलिए उसको मैं करूंगा, उसको मैं इजी कर दूंगा, ठीक, ओके। तो ये होता है सेंसरशिप। सेंसरशिप मतलब होता है कि किसी चीज की जांच पड़ताल करना। तो यही होता है कि जब बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स की आर्टिकल्स की जांच पड़ताल होती है, ये एक अप्रूव्ड एजेंसी होती है, गवर्नमेंट ने एक एजेंसी बनाई होती है। इनका काम ही होता है कि हर चीज को ये देख ले कि कहीं कुछ ऐसा मटेरियल तो नहीं छप रहा है जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो, कोई ऐसा मटेरियल तो नहीं है जो मुल्क के खिलाफ हो, जो 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 है कम्युनल रिवॉर्ट्स फैलाए, जो यहाँ पे लोगों को कॉन्फ्लिक्ट्स में डाले। तो ये काम होता है इस एजेंसी का, और ये एजेंसी काम करती है एज ए जो सेंसरशिप, इसको कहा जाता है सेंसरशिप। ओके, तो और कुछ पूछना है बताइए। हाँ, एनीथिंग? हेलो? नो सर। चलिए ठीक है, चलिए ओके ओके, चलिए ठीक है। तो इसका डीपीटी में मैं भी शेयर करता हूँ अभी, वो रात तक पहुंच जाएगा आपको, ओके है, और इसका नोट्स भी आपको भेज जाएंगे जो आज का लेक्चर था। अस्सलाम वालेकुम सर। ओके, वालेकुम सलाम।
सर थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।